मंगलवार को देश में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। दिवाली से पहले आए इन नतीजों में किसी की फुलझड़ी खुश हो गई तो किसी के पटाखों के धमाके गूंज रहे। ये नतीजे क्या कहते हैं? क्या जनता ने एनडीए के शासन का साथ दिया और कहां विपक्ष कामयाब रहा? आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपचुनाव हुए कहां। मध्य प्रदेश, हिमाचल, दादरा नगर हवेली में एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जबकि असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक विधानसभा सीट के नतीजे आए हैं। वैसे तो हर राज्य के नतीजों के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन देश के स्तर पर इन नतीजों का विश्लेषण मोदी सरकार के समर्थन और विरोध के रूप में किया जा रहा है। तो पहले आपको नतीजे आप बता देते हैं। देश के 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे क्या रहे। देश में मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और दादरा नगर हवेली की लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें मध्य प्रदेश की खंडवा सीट बीजेपी को, हिमाचल की मंडी सीट कांग्रेस को और दादरा नगर हवेली की सीट शिवसेना के खाते में रही है। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, इन 3 सीटों के नतीजों में एमपी के खंडवा में बीजेपी ने अपनी ही सीट बचा ली। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई थी। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट जो बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन से खाली हुई थी, वो अब कांग्रेस के खाते में है। बीजेपी के लिए झटका है, दादरा नगर हवेली की सीट से शिवसेना को दिवाली गिफ्ट करता दिख रहा है। हिमाचल की जनता का धन्यवाद, भगवान की बड़ी अनुकंपा की 4 की चारों सीट जीत गए, जिसमें लोकसभा भी है, 3 विधानसभा भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 70% वोट शेयर बीजेपी ने लिया था, हम 27-28% पे थे, वो पूरा कवर हुआ, उसके बाद हम जीते। इन चुनाव नतीजों में हिमाचल, बिहार और राजस्थान में मिला जनादेश क्या संदेश देता है, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन पहले विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बारे में समझना जरूरी है। 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। इसमें कुल टैली देखी जाए तो एनडीए के खाते में 13 सीटें रही, गैर एनडीए यानी कि विपक्षी दलों के खाते में 16 सीटें रही। इस लिहाज से देखा जाए तो टोटलिटी में एनडीए को दिवाली बोनस थोड़ा कम मिल पाया है। और अगर इन चुनाव नतीजों का राज्यवार विश्लेषण करें तो बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण संदेश या जनादेश हिमाचल से मिला है, क्योंकि हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी, वो कांग्रेस के खाते में चली गई। हिमाचल की फतेहपुर बीजेपी की विधानसभा सीट थी, ये कांग्रेस के खाते में चली गई। जुगल कोटखाई भी बीजेपी की असेंबली सीट थी, वो भी कांग्रेस के खाते में गई। अर्की की सीट पर भी पहले अर्की की सीट वो थी जिस पर कांग्रेस काबिज थी, और अब भी कब्जा जो है वो बरकरार रखा है। मतलब बीजेपी ने 2 सिटिंग विधानसभा और 1 सिटिंग लोकसभा की सीट हिमाचल में गंवा दी। हिमाचल के चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए, खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का यह प्रदर्शन बड़ी चुनौती पेश करता दिख रहा है। परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे, लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। हिमाचल के अलावा उपचुनाव के नतीजों से गैर बीजेपी दलों यानी कि विपक्ष के हौसले और 3 राज्यों में साफ साफ बढ़े हैं। बिहार में आरजेडी जेडीयू से 1 सीट झटकने में कामयाब होती दिख रही। इनमें राजस्थान में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल तो टीएमसी ने एनडीए को खाता खोलने नहीं दिया। राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हुआ। परिणाम हमारे आशा के उम्मीद नहीं आए, विपरीत हैं, पर यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब हम सत्ता में थे तब लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हम लोगों ने हारी हैं, इसलिए ये कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं है कि आप यदि इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो सबसे बड़ा कारक है वहाँ जो वोटों का डिवीजन हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के वैचारिक वोटों में विभाजन हुआ है।
उपचुनाव में जीत को जहां कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और किसान जैसे मुद्दों से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी कुछ जगहों पर हुई हार के पीछे स्थानीय मुद्दों और समीकरणों को बड़ा कारण मान रही है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट से बीजेपी ने लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है। एमपी की 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे ही परिणाम असम में भी आए हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की। पहले भी ऐतिहासिक जीत 18 उपचुनाव में से 19 हम जीते थे। फिर से इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जताया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कोटि कोटि आभार मानता हूं। ब्रजेश पटना से और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, उपचुनाव के नतीजे बिहार की जनता के मूड के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जो नतीजे आए हैं विशाल, वो पहले से ही तय थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी 2 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें उन्हीं पार्टी के नेता वहाँ पे जीते हैं जहाँ पे पहले से भी उस पार्टी के लोग थे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से पार्टी ने, आरजेडी ने अपनी ताकत झोंकी थी, लालू प्रसाद यादव को मैदान में उतारा था और जिस तरीके से ताकत झोंकी थी, लेकिन इतना तय है कि जनता ने वही चाहा जो वो चाहते थे और सरकार ने भी और खासकर आरजेडी ने भी वही माना है कि जो जनता का जो फैसला है वो सही है। विशाल, मनाली से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, हिमाचल के जो नतीजे हैं बहुत ही हैरान करने वाले हैं। शायद बीजेपी ने इस तरह की अपेक्षा नहीं की होगी और जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये बहुत बड़ा संकेत है विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल आपने ठीक कहा विशाल। जिस तरीके से इस इलेक्शन को जो है, बाई इलेक्शन को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और वो सेमीफाइनल जो है वो कांग्रेस ने जीता है, क्योंकि 4-0 से बीजेपी को पटकनी दी है। ये इस तरीके का एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रदेश में बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि 4-0 से शिकस्त जो है वह एक्सपेक्टेड नहीं थी। जाहिर तौर पर जो है वो लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है और मंडी संसदीय सीट से जो है वो प्रतिभा सिंह जो है इस बार सांसद चुनी गई हैं। तो यानी कहीं ना कहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो 3 कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है वो मंथन का समय जो है वो बीजेपी के लिए, सेलिब्रेशन का समय जो है वो कांग्रेस के लिए बन गया, क्योंकि 2022 के चुनाव आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय को समझ रहे हैं, वजह क्या रही, सबसे बड़ा कारण क्या है इस हार का? देखिए, इन उपचुनावों में अगर चुनाव क्षेत्रों की अगर बात करें तो ज़्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है, क्योंकि 2300 से ज़्यादा जो है वो मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है। तो ग्रामीण इलाकों के मुद्दे जो हैं वो हमने जो है वो समझने की कोशिश की है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। केंद्र देश से जुड़े मुद्दे जो हैं वो महंगाई है और प्रदेश से जुड़े कुछ मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, उनको लेकर जो है इस बार के उपचुनावों में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। और कहीं ना उपचुनावों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहे या फिर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उनकी काम है वो ज्यादा हावी रहे? देखिए, दोनों ही जो है फैक्टर इस बार के उपचुनावों में देखे गए हैं। राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हुए हैं और उपचुनावों में जो है वो जो ये स्टेट के मुद्दे हैं, ग्रामीण मुद्दे हैं, वो भी हावी रहे हैं। क्यों, कहीं ना कहीं इस बार जो है वो नोटा के बटन पर जो है वो 12,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और परसेंटेज की अगर बात करें उपचुनावों में मतदान की तो 57.67% जो है वो मतदान हुआ है। तो ऐसे में लोगों की नाराज़गी भी जाहिर है कि मतदान देने जो है वो ज़्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंचे। जो पहुंचे वो मुद्दों के साथ पहुंचे। जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जाहिर तौर पर जो है वो महंगाई पर जो है ज़्यादातर लोगों ने जो है इस बार अपने मत का प्रयोग किया है और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है वो लोग भी काफ़ी परेशान नजर आए। तो इसीलिए सरकार को एक संदेश देने के लिए कि समय है, अब भी जो है वो अगर इन मुद्दों पे जो है वो अगर काम नहीं करेगी तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में जो है वो नतीजा बदल सकता है। क्योंकि हिमाचल की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार जो है वो मिशन रिपीट कर पाई हो। कांग्रेस जो है वो जमीन तलाश रही थी, बाई इलेक्शन से सेमीफाइनल खेल रही थी और ये सेमीफाइनल जीतने के बाद जो है वो कांग्रेसी नेताओं का जोश काफी हाई है और उनका कहना यह है कि अब ये सुनामी जो है वो अब
2022 के इलेक्शन में जाकर रुकेगी और अब जो है वो दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस वक्त जो है वो परेशान इसलिए चल रही है क्योंकि 20 विधानसभा हलकों में जो है वो मतदान हुए हैं और 20 के 20 विधानसभा में 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी है और ज्यादातर इलाकों में जो है वो बीजेपी के एमएलए हैं। तो ऐसे में अब सोचना ये होगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष में 4 साल हो चुके हैं सरकार को, जो है कुछ महीने और बचे हैं, चुनाव के जो नतीजे 2022 हैं उनमें संदेश छिपा हुआ है। जनता का मूड ये जरूर बताते हैं और इसे लेकर इन नतीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश और संदीप आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.